सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के 2018 में आए हुए प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। 2018 में जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आया था, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। आप देखिए 50 नंबर का ये पूरा आपका पेपर होता है और 2 घंटे का आपके पास समय होता है। 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं, 15 क्वेश्चन अतिलघु उत्तरीय होते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय होते हैं। ये आप सभी को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। प्रकृति ऐसी सामग्रियां जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, यानी कि नेचर से मिलती हैं, जैसे कि फूल, पत्तियां, फल, मानचित्र। तो जो पौधा होता है, पौधे में फूल है, पत्तियां हैं, फल है, ये सब क्या हमें नेचर यानी कि प्रकृति से मिलते हैं। लेकिन जो मानचित्र है ये हम कैसे बनाते हैं? लकड़ी से कागज बनाते हैं, कागज से हमें मानचित्र बनाते हैं ना हम। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन द है ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। तो प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी की पुस्तक होती है उसको हम कहते हैं कलरव। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से या रंगोली से। दोस्तों, हम कहीं भी जब बच्चों को घुमाने ले जाते हैं या किसी इमारत को दिखाने, ऐसी इमारत जो ऐतिहासिक हो, जिससे इतिहास जुड़ा हुआ हो, तो बच्चे क्या करते हैं, उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं और उसके बारे में वह जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि भ्रमण से बच्चे सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता पैदा करते हैं या फिर खुद देखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जब वो बहुत ही करीब से देखते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें बारीकी से उन्हें समझ में आती हैं। दोस्तों, आपके हर एक विषय की 8 के 8 विषयों की मास्टर वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। मास्टर वीडियो में आपको पूरा विषय एक ही वीडियो में पढ़ा दिया गया है। हर एक विषय की आपको एक मास्टर वीडियो मिलेगी, इसमें आपको पूरा विषय एक ही में पढ़ा दिया गया है, एक ही वीडियो में। और वो वीडियो आपको देखने के बाद कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद केवल और केवल आपको सीरीज देखनी है, पूरी की पूरी पवन सीरीज, पूरी की पूरी राजन सीरीज, उनको आपको पढ़ लेना है और फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व करा रही हूँ उनको कर लेना है। इतना करके अगर आप एग्जाम में चले जाएंगे तो आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक क्रियाकलाप या फिर पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। दोस्तों, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप का मतलब होता है बच्चे खेल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे अभिनय भी कर रहे हैं, यानी कि एक्टिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, डांसिंग भी कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? तो कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्री या फिर ये कहें कि ऐसी जगह जहां पर बच्चे शैक्षिक गतिविधियां करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लर्निंग कॉर्नर। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही होगा। एग्जाम में बार बार पूछा है अतिलघु उत्तरी में भी कि लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं। तो लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं? इसे हम कह सकते हैं कि जहां पर बच्चे जा करके शैक्षिक गतिविधियां करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लर्निंग, उस जगह को क्या कहते हैं? लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं खेलने के, पढ़ने के, अभ्यास करने के या उपयुक्त सभी के। तो अधिक से अधिक अभ्यास करने का अवसर देती हैं। कार्य पुस्तिकाएं बच्चों के अभ्यास के लिए ही मिलती है ताकि बच्चे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उनकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, 1972 में पारित हुआ था, आपको पता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित एकादमिक संस्था, जनपद स्तर पर स्थापित एकादमिक संस्था कौन सी है? तो आपको पता है कौन सी है? डायट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जनपद स्तर पर स्थापित एकादमिक संस्था कौन है? तो डायट है। हर जिले में डायट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी या फिर इकाई योजना।
तो विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है समय सारणी, यानी कि विद्यालय का टाइम टेबल। इसी के अनुसार बच्चे कक्षा में पढ़ाई करते हैं, कौन सी पीरियड में क्या पढ़ाया जाएगा ये इसी से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए। विद्यालय की समय सारणी कैसी होनी चाहिए? कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विद्यालय की समय सारणी होनी चाहिए ये लचीली होनी चाहिए, बहुत कठोर नहीं होनी चाहिए। लचीली होने का मतलब है कि हम अगर चाहें तो विषयों को आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि अगर दूसरी घंटी में मैथ पढ़ाया जा रहा है तो उसको हम बदल सकते हैं, किसी और विषय से, साइंस से चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान बनारस यानी कि वाराणसी में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता है कहाँ है, लखनऊ में है। इसके अलावा एनसीईआरटी की स्थापना 1981 में हुई थी और एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ठीक 20 साल बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या कितनी है? तो डाइट में जो विभाग है टोटल वो 7 विभाग है, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में, तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने या मान्यता देने वाली संस्था कौन सी है? आपको पता है, मैंने बार बताया है कि आप लोग जो कोर्स डीएलएड कर रहे हो या जो लोग बीएड कर रहे हैं उनको मान्यता कौन देता है? उनको मान्यता देती है एनसीटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो एनसीटी ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। तो एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जितने भी डीएलएड संस्थान है, जो भी निजी डीएलएड संस्थान है, प्राइवेट कॉलेज है, सबको मान्यता कौन देता है? एनसीटी देता है, तभी उस कॉलेज में बीटीसी या डीएलएड की डिग्री मिलती है। दोस्तों यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों देखिए संस्थागत नियोजन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके 18 के पेपर में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। दोस्तों जो संस्थागत नियोजन होता है, अगर इसको अपनी भाषा में आप लिखना चाहें इस तरीके से लिख सकते हैं कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय के शिक्षक मिल करके क्या करते हैं? विद्यालय की विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। ये योजनाएं लंबी भी हो सकती है, यानी कि 1 या 2 साल की भी हो सकती हैं, और ये योजनाएं छोटी भी हो सकती हैं, 1 या 2 महीने की हो सकती हैं। तो जो भी संसाधन विद्यालय में मौजूद है या जो हमें वित्तीय सहायता मिली है सरकार से या आसपास के समुदाय के लोगों से, उन पैसों को हम किस तरीके से व्यवस्थित करें कि अगर विद्यालय में कोई सुविधा नहीं, अगर बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं है तो बच्चों के लिए फर्नीचर बनवा दें, अगर विद्यालय में टाइलीकरण नहीं हुआ तो टाइल्स लगवा दें, अगर विद्यालय में अतिरिक्त शौचालय की आवश्यकता है तो शौचालय बनवा दें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो पैसे विद्यालय में आए हैं और किस तरीके से उन्हें हमें क्या करना है, योजना बना करके उन पैसों को खर्च करना है, या जो सुविधा विद्यालय में नहीं है उस सुविधा को विद्यालय में हमें क्या करना है, लाने का प्रयास करना है। तो संस्थागत नियोजन में हम क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, विद्यालय के विकास की योजनाएं बनाते हैं, जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद है उनको लेकर या उनकी मदद से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों इसकी जो परिभाषा है विद्यालय प्रबंधन की वो बहुत ही आसान है। विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो आप सिंपली इतना खाली लिख देंगे कि विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में कम खर्चे में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो शिक्षकों के सहयोग से जो स्कूल में संसाधन मौजूद है उनकी मदद से नियमों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचते हैं। यानी कि जो उन्होंने लक्ष्य डिसाइड किया होता है, जो भी उन्होंने एम डिसाइड किया कि स्कूल में इस साल ये काम हमें करवा देना, अगर स्कूल में बाउंड्री नहीं है यानी कि बाउंड्री वॉल नहीं है तो बाउंड्री वॉल करवा देना है, अगर विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है यानी कि बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं बच रही है, स्कूल में ज्यादा बच्चे हैं तो अतिरिक्त कक्ष बनवाने की जरूरत है, तो कैसे अतिरिक्त कक्ष हम बनवाएं? तो विद्यालय में जो भी काम है प्रधानाचार्य शिक्षकों की मदद से जो भी योजनाएं बनाते हैं और योजनाएं बना करके उनका नियम के अनुसार क्रियान्वयन करते हैं, तो वही क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन होता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है मीना मंच के दो उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है मीना मंच के कोई दो उद्देश्य। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना, यानी कि जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना, और बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। इसके अलावा दोस्तों मीना मंच के बहुत सारे उद्देश्य, जिसमें मैं एक और बताती हूँ, लड़कियों की स्वच्छता पर ध्यान देना, यानी कि उन्हें साफ सफाई के लाभ बताना। इसके अलावा लड़कियों को एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट करने को कहना, यानी कि उन्हें रोजगार परक चीजों को भी सिखाना, जैसे कि सिलाई आ जाए लड़कियों को, या जो बड़ी लड़कियां हैं उनको ये सभी चीजें आ जाए, जिससे वो क्या कर सके, भविष्य में अपना रोजगार भी खुद का कर सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो मुख्य रूप से मीना मंच का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और लड़कियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना। तो ये दो प्रमुख चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, लड़कियों के लिए ही यह बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है समय सारणी के कोई दो प्रमुख लाभ बताइए। तो चलिए देखते हैं। समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका ज्ञान होता है, यानी कि विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ते हैं बच्चे, इसका ज्ञान होता है, और विद्यालय में कितने अध्यापक हैं तथा कौन सा अध्यापक कौन सा विषय पढ़ाता है, इसका भी ज्ञान हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है किन्हीं दो विद्यालयी अभिलेखों का नाम व उनका उपयोग बताइए। तो लॉग बुक, जो लॉग बुक होती है दोस्तों, इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय की डायरी होती है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे कि विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि। दूसरा है स्कूल कैलेंडर। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। तो ये लॉग बुक और स्कूल कैलेंडर। तो लॉग बुक में क्या होता है, विद्यालय में कोई आया कोई गया, इसके अलावा विद्यालय के विकास की जानकारी इसमें हमें मिलती है, या इसे हम विद्यालय की डायरी भी कहते हैं। और जो स्कूल कैलेंडर होता है, इसमें स्कूल में कौन कौन सी परीक्षाएं कब होने वाली हैं, कब कब छुट्टियां हैं, कब कब पेरेंट टीचर मीटिंग है, ये सभी चीजें इसमें लिखी होती हैं, कब एनुअल फंक्शन है, इन सभी की जानकारी हमें स्कूल कैलेंडर से मिल जाती है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आपदा प्रबंधन से आपका क्या आशय है। तो देखिए यह आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जान माल की क्षति होती है, उसे उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव में किए जाने वाले प्रबंधन को क्या कहते हैं, हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी कि यह अचानक आती है, इसीलिए इसे आपदा कहते हैं। ये कभी भी आती है और यह एक विध्वंसकारी घटना होती है, जिससे क्या होता है, बहुत ही अधिक जान माल की हानि होती है, यानी कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, बहुत सारे सामान तहस नहस हो जाते हैं। जैसे कि अगर भूकंप आ गया तो आपको पता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। इसके अलावा बाढ़ आता है तो भी बहुत सारी चीजें क्या होती है, फसलें खराब हो जाती हैं, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तूफान आता है तो भी बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो इस तरीके से जो आपदा है, इससे किस तरीके से हमें निपटना है और किस तरीके से हमें बेहतर प्रबंधन करके इससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं, यही होता है आपदा प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 22 है बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है। तो बाल सरकार का गठन विद्यालयों में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए बाल सरकार का गठन किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि बाल सरकार का गठन क्यों किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, विद्यालय में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए बाल सरकार का गठन किया जाता है। इसमें बच्चों का चुनाव होता है, यानी कि बच्चे इस तरीके से उन्हें हम प्रदर्शित करते हैं कि वो क्या है, वो नेतृत्व करता है, यानी कि वो नेतृत्व कर सकते हैं। और ये जो भावना हम बचपन से ही स्कूल से ही बच्चों को देंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना आएगी। तो इस तरीके से ये बाल सरकार गठन होना बहुत जरूरी है विद्यालयों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है एनसीईआरटी के कोई दो कार्य लिखिए। तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के दो कार्य क्या हैं। तो स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके स्तर मापन को निर्धारित करना। तो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का भी यह निर्माण करते हैं। तो देखिए स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करती है यह संस्था, ठीक है। तो एनसीईआरटी संस्था, यानी कि एनसीईआरटी प्रकाशन की बुक्स चलती हैं सीबीएसई बोर्ड में, आपको पता है। और स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का ये क्या करती है, स्वरूप और उनके स्तर मान को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस की स्थापना क्यों की गई है।
तो मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान खोला गया है। इसमें आप स्कूली शिक्षा को अपने पूरी कर सकते हैं जहां तक आपकी शिक्षा अधूरी रह गई है, और जब भी आपके पास समय हो, आपने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप कभी भी जाकर के इसमें एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी जॉब की वजह से या किसी भी प्रकार से उनकी नौकरी की वजह से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग इसमें अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उपयोग लिखिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में चार्ट है, मॉडल है, इसके अलावा मानचित्र है और ग्लोब है। ठीक है, तो देखिए चार्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चार्ट शिक्षण की प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक की बहुत मदद करती है। जैसे कि बच्चों को अगर आप फ्रूट्स नेम याद कराओगे तो फ्रूट्स का पूरा चार्ट ले आओगे जिसमें सारे फ्रूट्स बने हुए हैं। वेजिटेबल के बारे में बच्चों को बता रहे सारे के सारे वेजिटेबल का आप चार्ट ले आओ। अगर मनुष्य के अंगों के बारे में आप बता रहे हो तो अंगों का पूरा एक चार्ट ले आओ, बॉडी चार्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए चार्ट होता है, ये बहुत बहुत प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। इसे छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। फिर है मॉडल। मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है। जहां हम जा नहीं पाते हैं उन स्थलों तथा वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है। यानी कि हम क्या करते हैं, बच्चों को जिस वस्तु के पास हम जा नहीं सकते या जो हमसे बहुत दूर है उसका मॉडल बना करके बच्चों को दिखाते हैं। तो बच्चे आसानी से उस वस्तु के बारे में या उस जगह के बारे में, उस इमारत के बारे में बहुत सारी चीजें या बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरीके से चार्ट और मॉडल ये दोनों बहुत ही प्रभावित शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों पर्यवेक्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं सुपरविजन। तो शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना। इसके अलावा विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना, ये दो प्रमुख कार्य होते हैं। तो पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन के अंतर्गत क्या होता है, जो शिक्षकों की, छात्रों की या कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनसे परिचित होकर के उनका समाधान ढूंढा जाता है और विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न दोषों का उन्मूलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा सरकार और उसके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। यानी कि आप जब भी चाहें किसी भी सरकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण की सूचना आप अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्यालय के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे प्रशासन में पारदर्शिता होती है और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है, या अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। दोस्तों दोनों का ही आंसर एक ही है। तो अभिभावक शिक्षक संघ का जो महत्व है, उद्देश्य है, उसका आंसर एक ही है। तो देखिए अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए इसका बहुत महत्व, क्योंकि इससे जो अभिभावक है वो बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे। जब शिक्षक उन्हें उनके बच्चों के बारे में बताएंगे कि कौन सा बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है, कौन सा बच्चा कमजोर है, तो उनके अंदर जागरूकता है कि जो बच्चा कमजोर है उसको हमें और तेज करने का प्रयास करना है। फिर है विद्यालय एवं अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त करना। यानी कि विद्यालय और अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त होगी तो इससे क्या होगा, इससे और अधिक सामंजस्य के साथ जो शिक्षक हैं और अभिभावक हैं अपने अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, नामांकन और ठहराव भी सुनिश्चित होगा बच्चों का। जब बच्चों के माता पिता आकर के खुद देखेंगे कि विद्यालय में शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो माता पिता को भी यह यकीन होगा कि हाँ शिक्षक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत से हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से जो अभिभावक शिक्षक संघ है इसका बहुत बहुत महत्व होता है किसमें, बच्चों की पढ़ाई में। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है। दोस्तों देखिए विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास तथा बालक को समझाने के लिए की जाती है या बालक को समझने के लिए की जाती है। तो याद रखिएगा विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास के लिए और बालक को समझने के लिए की जाती है। यानी कि जो अभिभावक संघ होता है या विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ होता है, इसमें क्या होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है। इसमें मुख्य रूप से अभिभावक आते हैं, अपने बच्चों की समस्याओं को बताते हैं, शिक्षक उनसे बताते हैं कि उनका कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा कमजोर है। तो इस तरीके से जो अभिभावक है वो अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं
और विद्यालय और अभिभावक के बीच की दूरी कम होती है। इसके अलावा जब शिक्षक आकर के विद्यालय में खुद देखते हैं कि हाँ, जो बच्चा है वो बहुत ही मेहनत से पढ़ रहा है, जो शिक्षक है बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो विद्यालय है उसमें क्या होता है, नामांकन भी बढ़ता है। अभिभावक जाकर के 2-4 अभिभावकों को और बताते हैं कि इस स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो आप भी अपने बच्चों का नाम इस स्कूल में लिखवाइए। तो इस तरीके से क्या होता है, इससे स्कूल को ही फायदा होता है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है, इसमें बच्चों का भी फायदा है और विद्यालय का तो फायदा ही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डायट मेंटर के 2 कार्य बताइए। तो डायट मेंटर के 2 कार्य क्या होते हैं? तो देखिए, कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी अग्रलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। यानी कि ये जाते हैं कक्षा में स्वयं पढ़ा करके बच्चों का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सीधे सहायक बनते हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं ये विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात इसके समाधान के लिए उपाय बताते हैं। यानी कि विद्यालय में जो भी कठिनाई आती है वो भ्रमण के समय अपने देखते हैं, उन कठिनाइयों के निवारण के लिए उपाय करते हैं। खेल गतिविधियां और शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं और बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जागृत करते हैं। तो इस तरीके से ये सब डायट मेंटर के काम हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए, डायट मेंटर भी एक तरीके से अगर देखा है तो स्कूलों में सुपरविजन करने का ही काम करते हैं और स्कूल में खेल गतिविधियां हो रही हैं कि नहीं, जो शिक्षक है वो जो टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इन सब का ये पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना छात्रों के मन में उठ रहे सवालों को समझने के उद्देश्य से की गई है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि जो मनोविज्ञान शाला की स्थापना है, इसका उद्देश्य जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका मार्गदर्शन करना, उनको निर्देशन देना, यानी कि जिस विषय में उनको कठिनाई है उनकी कठिनाइयों का निवारण करना, उनको करियर के लिए या भविष्य के लिए उनको जो भी विषय पसंद है उसमें कौन कौन से स्कोप है या फिर ये कहें कि उसमें आगे चल करके वो क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें जानकारी देना। इसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है उसके भी क्वेश्चन पेपर को कौन बनाता है? मनोविज्ञान शाला प्रयागराज के द्वारा ही बनाया जाता है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। उन्हीं की संस्तुति से इसकी स्थापना की गई थी। और मनोविज्ञान शाला में जो शोध कार्य हैं, यानी कि शोध कार्य भी यहाँ पर किए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये सब भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लघु त्रि क्वेश्चन स्टार्ट है। लघु त्रि क्वेश्चन में अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, संस्था, कोई भी संस्था होती है उसमें ढेर सारे कर्मचारी होते हैं। जैसे अगर विद्यालय की बात करें तो स्कूल में आपको पता है, स्कूल में प्रधानाध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल की साफ सफाई के लिए कर्मचारी होते हैं। और इन सभी कर्मचारियों को क्या करना पड़ता है? एक प्रधानाध्यापक को सभी का काम बांटना पड़ता है। और इसके अलावा जो शिक्षक होते हैं और प्रधानाध्यापक, ये लोग मिल करके विद्यालय के विकास की योजनाएं बनाते हैं। विद्यालय में कौन कौन सा काम बहुत जरूरी है, किसको पहले करना है, किसको हम बाद में भी कर सकते हैं। स्कूल में जो ग्रांट आया है स्कूल में सरकार की तरफ से, उसको कैसे यूज करना है। जहां पर जिस चीज की जरूरत है, जहां पर मरम्मत की जरूरत है, वहां पर मरम्मत पे पैसे खर्च किए जाएं। जहां पर किसी और चीज की जरूरत है वहां पर उस पैसे को वहां खर्च किया जाए। यानी कि संस्थागत नियोजन का मतलब होता है कि हमारे पास जो संसाधन मौजूद है, यानी कि हमारे पास जो पैसे हैं, जो वित्तीय संसाधन है, जो मानवीय संसाधन है, उनको हम कैसे सही प्रकार से उपयोग करें नियम के तहत, यानी कि नियंत्रित समय में और नियम के तहत हम कैसे उन संसाधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय में जो भी योजनाएं हमने बनाई हैं, चाहे वह लॉन्ग टर्म हो, यानी कि लंबी अवधि की हो या छोटी अवधि की हो, हम सभी को पूरा करेंगे। लेकिन कैसे? सभी लोग साथ में, यानी कि संस्थागत नियोजन या फिर शैक्षिक प्रबंधन में क्या होता है, सभी लोग मिल करके एक साथ क्या करते हैं, काम को करते हैं। जब एक साथ मिल करके संगठन में सभी लोग काम को करते हैं, अपने अपने कार्य को, अपने अपने दायित्व को अच्छे से निभाते हैं, तो क्या होता है, वो संस्था बहुत आगे जाती है।
तो जिस भी विद्यालय का जो संस्थागत नियोजन है वो अच्छा होता है, वहां पर अनुशासन अच्छा होता है, वहां पर नियंत्रण, वहां पे संगठन के लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके अपने अपने काम को अच्छे से करते हैं, तो वह विद्यालय क्या होता है, आगे तो बढ़ता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन में विद्यालय प्रबंध समिति की क्या भूमिका होती है। दोस्तों, जो विद्यालय प्रबंध समिति होती है इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में जो अध्यक्ष होते हैं वो अभिभावकों के क्या होते हैं, जो अभिभावक होते हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं, सचिव होते हैं। इसके अलावा इसमें लेखपाल, मिडवाइफ भी होती हैं। और जो विद्यालय प्रबंध समिति होती है, इन 15 सदस्यों में लगभग 50% महिला होना बहुत जरूरी है, यानी कि 50% महिलाओं का होना विद्यालय प्रबंध समिति में बहुत जरूरी है। विद्यालय प्रबंध समिति में बहुत बहुत अहम निर्णय लिए जाते हैं। विद्यालय में जहां पर मरम्मत की जरूरत होती है, जिन जगहों पर, वहां पर मरम्मत की व्यवस्था होती है। विद्यालय में जो भी धन आता है सरकार की तरफ से, समुदाय की तरफ से, विद्यालय में अगर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है तो फर्नीचर की व्यवस्था करना, अगर ब्लैक बोर्ड नहीं सही है तो ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड ला करके अच्छे से उसको टंगवाना। इसके अलावा विद्यालय में अगर दिव्यांग शौचालय नहीं है, या फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको आने जाने के लिए सही से रेलिंग की व्यवस्था नहीं है, तो इन सभी चीजों को जो विद्यालय प्रबंध समिति होती है इन सभी चीजों की व्यवस्था करती है कि किसी भी बच्चे को विद्यालय में आने में कोई समस्या ना हो। इसके अलावा विद्यालय में सभी बच्चे सुरक्षित महसूस करें, और जितने भी बच्चे, ऐसे बच्चे गांव में जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उन बच्चों का नामांकन स्कूल में फिर से करवाना, और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह भी विद्यालय प्रबंध समिति का दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षकों के कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षक संदर्शिकाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, जो शिक्षक संदर्शिकाएं होती हैं, यह शिक्षक को जो शिक्षण कार्य है उसको करने में मदद करती है। जो शिक्षक संदर्शिकाएं होती हैं, इसमें शिक्षकों के लिए बहुत सारे शिक्षण के तरीके दिए होते हैं, बहुत सारे शिक्षण की विधियां दी होती हैं अलग अलग तरीके से, कि एक ही सवाल को, या फिर ये कहें एक ही पाठ को, या एक ही कविता को आप अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अलग अलग चीजों से इसको समझा सकते हैं। और जो शिक्षक संदर्शिकाएं होती हैं, इनमें हर एक पाठ का आप देखोगे, हर एक प्रश्न का उत्तर भी दिया होता है कि आप बच्चों को किस प्रकार से आसान भाषा में सिखा सकते हैं किसी भी चैप्टर को, ताकि बच्चे आसानी से उस चैप्टर को पढ़ पाए, समझ पाए। शिक्षक संदर्शिकाएं शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं, यानी कि शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, समय सारणी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जो समय सारणी है उसको बनाते समय इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जब समय सारणी बना रहे हैं तो कौन से विषय को हम पहले रख रहे हैं, कौन से विषय को बाद में रख रहे हैं। यानी कि जो आसान विषय हैं, जो बहुत आसान है, जिनको बच्चे आसानी से क्या कर सकते हैं, जिनको अगर उन सब्जेक्ट को बाद में भी पढ़ाया जाए तो भी बच्चे आनंद लेके पढ़ेंगे। जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट को अगर उसमें कविताएं हैं, छोटे छोटे कहानियां हैं, तो बच्चे अगर आप उसको लास्ट में भी पढ़ाओगे, इंटरवल के बाद के घंटी में भी पढ़ाओगे, तो भी बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। लेकिन अगर आप साइंस, मैथ, ये सब सब्जेक्ट अगर उसको आप इंटरवल के बाद पढ़ाओगे तो बच्चा उतना अच्छा या उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसलिए जब समय सारणी बनाए तो जो कठिन विषय हैं उनको हम पहले रखते हैं, क्योंकि बच्चा फ्रेश माइंड से सुबह सुबह स्कूल आता है तो वह आसानी से क्या कर लेता है, इनको अच्छे से इन विषयों को समझ लेता है। तो समय सारणी बनाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ाना है, ठीक है। और टीचर्स भी उस टाइम पर अवेलेबल हैं कि नहीं है, यह भी, यानी कि शिक्षकों को भी ध्यान में रख करके ही समय सारणी को बनाना है। बच्चों को भी ध्यान रखना है, शिक्षकों को भी ध्यान में रखना है। जो टीचर जो सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता है उसको उसी सब्जेक्ट को पढ़वाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, छात्रों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का क्या महत्व है। दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप पाठ्य सहगामी यानी कि पढ़ने के साथ साथ, पाठ्य सहगामी पढ़ने के साथ साथ बच्चे और भी क्रियाकलाप करें। जैसे कि बच्चे खेल कूद में पार्टिसिपेट करें। खेल कूद मतलब बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, हॉकी है, तो बच्चे इन सब में भी रुचि लें। इसके अलावा बच्चे नृत्य है, गायन है, इसके अलावा अभिनय यानी कि एक्टिंग है, इन सब चीजों में भी वह
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये सब चीजें इसमें भी बच्चे इंटरेस्ट लें। तो पढ़ाई के साथ साथ जब ये सब चीजें भी बच्चे करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उनका क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि जब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी पार्टिसिपेट करते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में बार बार पूछा है कि विद्यालय प्रबंधन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो किसकी होती है, प्रधानाध्यापक की होती है। तो विद्यालय प्रबंधन में सबसे अहम भूमिका, सबसे मुख्य भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है। क्योंकि प्रधानाध्यापक को ही पूरे स्कूल का मैनेजमेंट देखना होता है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि विद्यालय की जो व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था है, वो अच्छे से हो, विद्यालय में साफ सफाई हो, सभी शिक्षक, जो शिक्षक जिस विषय को अच्छे से पढ़ा सकता है उस शिक्षक से उसी विषय को पढ़वाया जाए। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कब होगी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग कब होगी, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक कब होगी, इन सभी का डिसीजन भी प्रधानाध्यापक ही लेते हैं। और अभिभावकों से किस तरीके से, ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं या ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं, किस तरीके से उनको स्कूल में वापस लाने की योजना बनाई जाए। इसके अलावा आपको पता है विद्यालय प्रबंधन में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें मिड डे मील बनता है, तो हर दिन प्रधानाध्यापक की ही जिम्मेदारी होती है। अलग अलग भोजन बनता है बच्चों के लिए, तो वह उस भोजन की गुणवत्ता अच्छी रखे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो विद्यालय प्रबंधन है, इसमें प्रधानाध्यापक की क्या होती है, अहम भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए, विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो विद्यालय में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो अच्छे से हर क्लास की सफाई करें। इसके अलावा एक चीज और जरूरी है कि बच्चों को हम खुद सिखाएं कि बच्चे कूड़ा ना फैलाएं। स्कूल में आते ही ये बच्चों को हमें सिखाना है। इसके बाद देखिए बच्चों को और हमें क्या सिखाना है, बच्चों को हमें ये भी सिखाना है कि जहां पर डस्टबिन बना हुआ है डस्टबिन में ही जाकर के कचरा फैलाएं, इधर उधर ना फेंकें। चाहे कोई चीज खाने वाला रैपर हो या कोई भी चीज हो, कोई भी कचरा बच्चे नीचे ना फैलाएं। पेंसिल को अगर छील रहे हैं तो उसका कचरा कहाँ ले जाकर फेंकें, डस्टबिन में फेंके। तो हर एक क्लास में डस्टबिन होना चाहिए, प्लेग्राउंड में भी डस्टबिन होना चाहिए, वॉशरूम में भी डस्टबिन होना चाहिए। तो विद्यालय में यह काम कौन करेंगे, यह काम प्रधानाध्यापक का है कि वह हर एक जगह डस्टबिन को रखवाएं ताकि बच्चे डस्टबिन का प्रयोग करना सीखें, कचरा कचरे वाली जगह पर ही रखना सीखें। तो इससे क्या होगा, स्वच्छ रहेगा विद्यालय भी, और जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सफाई में सभी का बराबर योगदान होना बहुत जरूरी है। और कभी कभी बच्चों को भी टीचर को खुद अवसर देना चाहिए कि बच्चे खुद अपने क्लास की सफाई करें। कभी कभी उन्हें उनके कामों की जिम्मेदारी खुद देनी चाहिए। तो ये सब क्या है, विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो कर्मचारी विद्यालय में लगे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की भी है, शिक्षक की भी है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि विद्यालय स्वच्छ रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, जनपद को एकाडमिक मार्गदर्शन प्रदान करने में डाइट की क्या भूमिका। दोस्तों आपको पता है कि जनपद स्तर पर एकाडमिक संस्था कौन होती है, तो डाइट होती है। और डाइट का क्या काम है, डाइट की क्या भूमिका है। तो डाइट में सबसे पहले आप लोग ये जानिए, आप लोगों को वैसे पता भी है, आप लोग ही बहुत सारे प्रशिक्षु डाइट से ही डीएलएड कर रहे हैं। तो डाइट में तो आपको पता है कि प्रशिक्षण दिया जाता है डीएलएड प्रशिक्षुओं को। इसके अलावा टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो टीचर हो चुके हैं ऑलरेडी उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा जो जनपद स्तर पर अकादमिक संस्था डाइट है, इसमें डाइट मेंटर बनाए गए होते हैं जो हर विद्यालय पर जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, उस विद्यालय की व्यवस्था देखते हैं, उस विद्यालय में खुद वो क्या करते हैं, पढ़ा करके टीचिंग के अलग अलग मेथड बताते हैं। वहां की जो समस्या होती है विद्यालय स्तर की उसको सुनते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा डाइट मेंटर होते हैं, तो डाइट की देखिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डाइट में डाइट मेंटर होते हैं वो बालिकाओं की शिक्षा पर भी जोर देते हैं। हर एक विद्यालय में देखते हैं कि छात्राओं की संख्या कितनी है, उस गांव में जितनी भी लड़कियां सब पढ़ने आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो जो डाइट होता है इसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, छात्रों के लिए पुस्तकालय का क्या महत्व है। प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें रखना उपयोगी है। दोस्तों छात्रों के लिए पुस्तकालय, आपको पता है कि विद्यालय का हृदय हम किसको कहते हैं, विद्यालय का हृदय हम पुस्तकालय को कहते हैं, विद्यालय का हृदय है।
तो देखिए प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय के जो पुस्तकालय है उसमें मुख्य रूप से बाल साहित्य की पुस्तकें होनी चाहिए, बच्चों के लिए मनोरंजक चुटकुले वाली किताबें होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो भी चीजें होनी चाहिए, जो भी किताबें हों उनमें कार्टून बने हुए हों, उनमें जो चित्र बने हुए वो बहुत ही रंगीन हो, बच्चे देख कर ही उसको आकर्षित हो जाएं। तो इस तरीके से जब बच्चा कुछ देख करके आकर्षित होता है तो उसको पढ़ने की भी उसके अंदर रुचि जागृत होती है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों के अंदर हम पढ़ने की रुचि पैदा करें, और रुचि कब पैदा होगी, जब हम बच्चों के लिए पुस्तकालय में इस तरीके की किताबें लाएंगे जिनको देख करके ही वो आकर्षित हो जाए। तो विद्यालय में किसी प्रकार की पुस्तकें रखनी चाहिए, बाल साहित्य की, इसके अलावा चुटकुलों की, कविताओं की, कहानियों की, प्रेरक कहानियां जिससे बच्चे कुछ सीखें, यानी कि मॉरल साइंस भी कुछ लें। तो इस तरीके से ये हो गया पुस्तकालय के विषय में ज्ञान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, विद्यालय उन्नयन में समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु एक शिक्षक के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में जो समुदाय का सहयोग है वो हमें कैसे प्राप्त होगा, तभी प्राप्त होगा जब हम बच्चों का दिल जीतने में कामयाब होंगे। इसका मतलब ये है कि बच्चों का विश्वास जीतने में जब हम कामयाब होंगे, बच्चों का विश्वास हम तभी जीत पाएंगे जब हम बच्चों से बहुत ही विनम्र तरीके से पेश आएंगे, और बच्चे आपसे वैसे ही बहुत लगाव रखेंगे अगर आप बच्चों से विनम्रता के साथ बात करते हैं, और छोटी छोटी बातों को, टीचर की छोटी छोटी बातें जो होती हैं, यह बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि टीचर अगर डांट भी रहे हैं तो अच्छे के लिए ही डांट रहे हैं। तो ये भावना बच्चों में भी होनी चाहिए। और जो बच्चे हैं टीचर से लगाव होता है तो वो हर एक टीचर के बारे में जाकर के घर पर अपने पेरेंट्स को बताते हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स भी, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसमें आते हैं, तो शिक्षक बच्चा जो भी बताता है घर पे जाकर के वही सारी चीजें आकर के शिक्षक भी फिर विद्यालय में बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है या पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसमें आप देखिए जो पेरेंट्स है वो विद्यालय में आते हैं। तो इस तरीके से जो विद्यालय है और जो विद्यालय के शिक्षक हैं और जो बच्चों के अभिभावक यानी कि जो समुदाय से आते हैं, समुदाय ही कहलाएंगे अभिभावक भी, तो वह क्या होता है, वह भी आकर के अपनी समस्याओं को बताते हैं, शिक्षक भी बताते हैं जो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो संबंध होता है बच्चों के अभिभावकों का और शिक्षक का, वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा जो विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शन में भी सभी समुदाय के लोग आते हैं बच्चों का कार्यक्रम देखने के लिए। और अगर शिक्षक अच्छा से प्रदर्शन करवाते हैं बच्चों से तो उससे क्या होता है, उससे इन्हें और प्रोत्साहन मिलता है समुदाय के द्वारा, बच्चों के अभिभावकों के द्वारा कि टीचर जो है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं बच्चों के साथ। तो इस तरीके से ये चीजें हो जाती हैं, और इस तरीके से जो समुदाय है वह शिक्षक का पूर्ण रूप से सहयोग करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरा मैंने सॉल्व करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इसको शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है वहां प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइएगा, और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों की मास्टर वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज की भी पीडीएफ चाहिए, राजन सीरीज की भी पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेस्टेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में आपको बहुत सारी सुविधा मिलेगी। अगर आप वाकई चाहते हो कि आप बहुत अच्छा नंबर गेन करो तो आप लोग सारे वीडियोस को देख डालिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।